नमस्कार सभी को। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे। तो सीखने के क्रम में हम आज इतिहास हिस्ट्री के अंतर्गत जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है अंग्रेजी शासन का भारतीय जनजीवन पर प्रभाव। इसके पूर्व के वीडियो में हमने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का एक वीडियो आप सभी के साथ साझा किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देखिए। उसके बाद का अगला चैप्टर जो कक्षा 8वीं का है वह है अंग्रेजी शासन का भारतीय जनजीवन पर प्रभाव। वैसे तो यह 8वीं का है, लेकिन सभी कक्षाओं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सामान्य ज्ञान की दृष्टि से भी उसे संजोया गया है। तो चलिए आज के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक के, उस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अंग्रेज़ों की उस समय की जो कृषि नीति थी उसमें क्या था, अंग्रेज़ों ने मुख्य रूप से जमींदारी, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी ये बंदोबस्त प्रथाएं लागू की थी। जमींदारी, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रथाएं लागू की गई अंग्रेज़ों के द्वारा। तो सबसे पहले देखते हैं स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त क्या होता है? इसे अंग्रेज़ों ने 1789 ईस्वी में बंगाल प्रांत में राजस्व वसूलने के लिए जमींदारों के साथ समझौता किया, जो स्थायी बंदोबस्त कहलाता है। ये पूछा जाता है अक्सर, स्थायी बंदोबस्त क्या है? तो अंग्रेज़ों ने 1789 ईस्वी में बंगाल प्रांत में राजस्व वसूलने के लिए जमींदारों के साथ जो समझौता किया वो स्थायी बंदोबस्त कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। बार बार भू राजस्व मतलब ज़मीन में जो राजस्व या टैक्स या कर लगता था उससे बचने के लिए कॉर्नवालिस ने 1789 से 90 में भू राजस्व के आधार पर जमींदारों को क्या किया, 10 साल के लिए ज़मीन का मालिक मान लिया। इससे ये ज़मीन की खरीदी बिक्री कर सकते थे। जो जमींदार थे वे ज़मीन की खरीदी बिक्री कर सकते थे और लगान या टैक्स न पटाने पर किसानों को ज़मीन से क्या कर सकते थे, बेदखल भी कर सकते थे। तो जमींदारों को ज़्यादा अधिकार प्राप्त था हमारी इस स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में। किसानों की स्थिति दयनीय थी। अगली व्यवस्था है जो अंग्रेज़ों ने लागू की, महलवाड़ी व्यवस्था। ये क्या था? ये जो था 1833 से 43 ईस्वी में अंग्रेज शासकों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक नई लगान व्यवस्था लागू की, जिसे पूरे गांव, तो उस समय पूरे गांव को क्या कहते थे, जिसे महल कहते हैं, वहाँ के लिए इस लगान का बंदोबस्त किया जाता था पूरे गांव के लिए। इसीलिए इसे पूरे गांव के लिए होता था, जिसे महल कहा जाता था, इसलिए इसे महलवाड़ी व्यवस्था कहा गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू हुआ ये। आगे बढ़ते हैं। महलवाड़ी व्यवस्था में क्या था, गांव के सभी कृषक परिवारों पर लगान जमा करने की संयुक्त जिम्मेदारी थी। इस व्यवस्था को पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में लागू किया गया था। कहाँ कहाँ? पंजाब, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में महलवाड़ी व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं। हमारी छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो लगान व्यवस्था था उसके लिए क्या किया गया था, लगान व्यवस्था के लिए छत्तीसगढ़ को तहसीलों में बांट दिया गया था। अभी भी वर्तमान में तहसील बटे हुए हैं, तो उसी समय की व्यवस्था वर्तमान में भी चल रही है। तहसीलों में बांट दिया गया था और वहाँ लगान को इकट्ठा करने के लिए तहसीलदारों की नियुक्ति की गई थी। साथ ही साथ पटेल के पद को, उस समय जो गांव में टैक्स वसूला जाता था, लगान वसूला जाता था, पटेल का पद था, तो पटेल के पद को समाप्त करके गौटिया का पद सृजन किया गया छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ते हैं। ये था अलग अलग व्यवस्था जो लगान से था। अगला है दस्तकारी एवं शिल्प पर क्या प्रभाव पड़े अंग्रेजों के आने से। तो भारतीय हस्तकला एवं शिल्पकारी नष्ट होने लगे। जो हाथों से जो अलग अलग
कलाकारी किया जाता था, शिल्पकारी किया जाता था, वे अंग्रेज़ों के आने से उनके विभिन्न नीतियों के कारण ये नष्ट होने लगे। ढाका जो उस समय हमारे भारत में ही था, वर्तमान में बांग्लादेश में है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका शहर का वस्त्र उद्योग फेमस था, प्रसिद्ध उस समय के लिए, जिसके कारण वह भारत का मैनचेस्टर कहलाता था। ये भी पूछा जाता है अक्सर, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता था? तो ढाका को। वो क्या हो गया? नष्ट हो गया। मुर्शिदाबाद एवं सूरत के वस्त्र उद्योग भी नष्ट हो गए। वनों में रहने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा? जंगलों में पाए जाने वाले मजबूत लकड़ियों का प्रयोग रेल की पटरियां बिछाने में किया जाता था और इंग्लैंड भी मिलों के लिए भेजा जाता था। इंग्लैंड के जो मिल थे उनमें यहाँ की लकड़ियों को काटकर अंग्रेज़ों के द्वारा भेजा जाता था। इससे वनों की कटाई में क्या हुई? वृद्धि हुई। जनजाति क्षेत्रों में आंदोलन हुए। इसमें बिरसा मुंडा की अगुवाई में मुंडा जनजाति द्वारा किया गया विरोध प्रमुख था। जनजाति विद्रोह, मुंडा विद्रोह हमने सुना है, पढ़ा है, यह प्रसिद्ध था। छत्तीसगढ़ राज्य में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक अनेक जनजाति विद्रोह हुए, जिसमें से कुछ प्रमुख विद्रोह निम्न है। कुछ निम्न प्रमुख जो विद्रोह है उनके बारे में हम देखते हैं। पहला विद्रोह है हल्बा विद्रोह। यह कब हुआ? यह भी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। तो हल्बा विद्रोह 1774 से 1789 के बीच हुआ। अजमेर सिंह जो प्रमुख थे इनके, और यह बस्तर में हुआ, छत्तीसगढ़ के। अगला विद्रोह है परलकोट विद्रोह। 1825 में गेंद सिंह प्रमुख रहे इनके, बस्तर में हुआ ये। अगला विद्रोह तारापुर का विद्रोह 1842 से 1854 के बीच हुआ, स्थानीय आदिवासियों द्वारा हुआ ये। अगला विद्रोह है माड़िया विद्रोह। माड़िया विद्रोह कब हुआ? 1842 से 83 के बीच, बहुत लंबा विद्रोह चला ये। नरबली के समर्थन में यह विद्रोह लगभग 20 वर्षों तक चला। विभिन्न जनजातियाँ जो थी नरबली का समर्थन करते थे, तो अंग्रेज़ों ने इसका विरोध किया, तो इसके विरुद्ध में विद्रोह हुआ, यह लगभग 20 वर्षों तक चला। कोई विद्रोह 1859 में हुआ। यह कोई एक जनजाति नाम है, कोई जनजाति का एक प्रकार है, उनके द्वारा साल वृक्षों के कटाई के विरुद्ध में बस्तर में हुआ। अंग्रेज़ों के द्वारा या विभिन्न लोगों के द्वारा जो वनों को काटा जाता था, वनों में साल वृक्ष थे उनको काटा जाता था, उनके विरोध में हुआ ये कोई विद्रोह। अगला विद्रोह है मुड़िया विद्रोह। यह 1878 में हुआ, बस्तर में दीवानों के शोषण के खिलाफ। दीवान एक पद होता है जो विभिन्न मजदूर, कृषक वर्ग, इन सभी का शोषण करते थे, इनके जनजातीय लोगों का शोषण करते थे, इनके विरोध में यह मुड़िया विद्रोह हुआ। भूमकाल विद्रोह 1910 में हुआ। बस्तर के 84 परगने में 46 परगने प्रभावित हुए। परगने मतलब अलग अलग भागों में बांटा गया था। ये 40 परगने इसमें से प्रभावित हुए। जनजातीय लोगों द्वारा अपने जमीन और वनों के शोषण के खिलाफ यह विद्रोह भूमकाल का हुआ। तो ये रहे प्रमुख विद्रोह जो छत्तीसगढ़ में हुए। अगला प्रभाव देखते हैं हम, अंग्रेज़ों के आने से जो पड़ा वह है शिक्षा पर प्रभाव। तो शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा? भारत में क्या था उस समय? प्राचीन शिक्षा व्यवस्था प्रचलित थी। प्राचीन शिक्षा व्यवस्था जिसमें क्या क्या पढ़ाया जाता था? जिसमें मुख्य रूप से अरबी, संस्कृत, फारसी व्याकरण, साहित्य, धर्मशास्त्र, कानून, तर्कशास्त्र, ज्योतिष आदि विषयों का अध्ययन किया जाता था। भारतीय शासकों में पाठशालाओं, मदरसों को, जो भारतीय शासक थे उन्होंने क्या किया? पाठशालाओं, मदरसों को सरकारी ज़मीन दान कर दी थी, जिसे अंग्रेज़ों ने उनसे छीन ली। अंग्रेज़ों ने नई शिक्षण व्यवस्था की स्थापना की।
इसी क्रम में उन्होंने क्या किया, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। ये भी पूछा जाता है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना अंग्रेज़ों ने की। बनारस में संस्कृत कॉलेज की भी स्थापना की। इन शिक्षा संस्थाओं में क्या होता था, भारतीय भाषाओं के अलावा इतिहास, कानून, उर्दू, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का अध्ययन होता था। शिक्षा के विकास के लिए 1833 में चार्टर एक्ट के आधार पर 1835 में मैकाले की शिक्षा नीति लागू हुई। ये भी पूछा जाता है अक्सर कि चार्टर एक्ट कब लागू हुआ, तो 1833 में चार्टर एक्ट लागू हुआ। उसी के आधार पर 1835 में लॉर्ड मैकाले जो आया था, उन्होंने एक शिक्षा नीति लागू किया 1835 में, जो मैकाले की शिक्षा नीति के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रमुख रूप से अंग्रेजी पढ़ाना और उनकी मानसिकता को शासन के पक्ष में करना था। उस समय के जो समाज सुधारक रहे, मुख्य रूप से राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने क्या किया, नई शिक्षा के समर्थन किया उन्होंने, या इनके समर्थक थे वे। छत्तीसगढ़ में शिक्षा, छत्तीसगढ़ में शिक्षा की बात करें तो क्या था उस समय की बात, कि मैकाले की शिक्षा योजना के अंतर्गत 1864 में रायपुर में एक मिडिल स्कूल प्रारंभ हुआ, जहां सशिक्षा की व्यवस्था थी। सशिक्षा अर्थात लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ सकते थे, जो 20 वर्षों बाद क्या बना, स्कूल बना। और आज हम इसे क्या करते हैं, क्या नाम से जानते हैं, प्रोफेसर जय नारायण पांडे शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला के नाम से जानते हैं। स्कूल का क्या किया गया, उन्नयन किया गया, जिसे आज हम प्रोफेसर जय नारायण पांडे शासकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक शाला के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षा की बात करें उस समय की, तो रायपुर में 1862 में रायपुर कॉलेज प्रारंभ हुआ, जिसमें देसी राजाओं के राजकुमारों को क्या की जाती थी, शिक्षा दी जाती थी। 1938 में विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए रायपुर में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना हुई। यह भी महत्वपूर्ण है कि उच्च शिक्षा के लिए रायपुर में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना की गई 1938 में। आगे बढ़ते हैं, प्रेस का विकास। अंग्रेजों के आने से प्रेस का भी विकास हुआ। समाचार पत्रों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास किया। ये भी पूछा जाता है, समाचार पत्रों पर नियंत्रण किस एक्ट के तहत स्थापित किया गया, तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। किसने इसे लाया, तो लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया। इस समय के प्रसिद्ध जो समाचार पत्र रहे वे हैं द हिंदू, द इंडियन मिरर, अमृत बाजार पत्रिका, केसरी, मराठा, स्वदेश, मिलन, प्रभाकर और इंदु प्रकाश। ये प्रमुख समाचार पत्र रहे। छत्तीसगढ़ में प्रेस के विकास की बात करें तो मुख्य रूप से पंडित माधवराव सप्रे जो थे, उन्हें क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में इन्हें पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। पंडित माधवराव सप्रे को ये भी पूछा जाता है अक्सर। इन्होंने 1900 में पत्रकारिता प्रारंभ की और छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र था उस समय का। ये भी पूछा जाता है अक्सर, छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, तो छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र छत्तीसगढ़ मित्र, जो कि पेंड्रा से प्रकाशित हुआ था। इन पत्र पत्रिकाओं से जनता में पर्याप्त चेतना एवं जागरूकता आई। तो आज के वीडियो में हमने मुख्य रूप से जो अंग्रेज़ों के आने से भारतीय जनजीवन पर जो प्रभाव पड़े उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया। आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए
हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हम इसके यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में इस टॉपिक से संबंधित ब्लॉग पोस्ट से हमारा पोस्ट जो होता है उसे भी हम साझा कर रहे हैं, तो उसे भी आप देख सकते हैं। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।